नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की आज हम कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान से भूगोल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल का पहला पाठ आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ का नाम है हमारा भारत। बच्चों, पूरी ज्योग्राफी जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे भारत की अवस्थिति कैसी है, किस दिशा में स्थित है, एशिया महाद्वीप में कौन सी दिशा में स्थित है, और हमारे भारत देश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है, इसको कितने भौगोलिक भागों में डिवाइड किया गया है। ये सभी बातें आज हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसकी एक एक लाइन नोट्स के समान है, इसके लिए हर एक लाइन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा है आप ये वीडियो पूरी लगन और धैर्य के साथ देखेंगे और मेरा सहयोग देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारा भारत। भारतीय उपमहाद्वीप। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। देख लेते हैं कि किस तरह से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक अलग ही स्वतंत्र भौगोलिक प्रदेश के रूप में नजर आता है। इसके उत्तर पश्चिम में किरधर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जहां उत्तर पूर्व तक हिमालय पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, भारत के उत्तर पश्चिम में, जैसे भारत की स्थिति ये है, इस तरह से हम भारत समझते हैं, तो उत्तर पश्चिम ये दिशा में सुलेमान, किरधर और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और उत्तर पूर्व में हिमालय है, जो इस तरह से है। चलिए समझ में आया यहाँ तक। उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ, जो पश्चिम म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय में मिल जाती हैं। तो इस तरह से जैसे भारत है, ये भारत की स्थिति है जैसे, तो यहाँ से ये बता रहे हैं कि उत्तर पूर्व में अराकान योमा की पहाड़ियाँ हैं यहाँ, जो पश्चिमी म्यांमार में बंगाल की खाड़ी के तट के साथ साथ दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिमालय से मिल जाती हैं। तो यहाँ से बढ़ते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे बढ़ते हुए हिमालय में जा मिलती हैं, क्योंकि हिमालय की स्थिति भी यही है, उत्तर पूर्व है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, अराकान योमा की पहाड़ियाँ, वो हिमालय में मिल जाती हैं। ये ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं शेष एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप को अलग करती हैं। दक्षिण भारत एक प्रायद्वीप विस्तार है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। जो साउथ इंडिया है, मतलब इंडिया का दक्षिणी पार्ट जो है, वो उसको प्रायद्वीपीय भारत की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसके तीन ओर समुद्र है। कैसे? जहाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके लिए तीनों ओर पानी होने के कारण उसको प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। दक्षिण एशिया के इस प्रदेश की हर दिशा अभेद मतलब जो जहाँ कोई पहुँच न सके, दुर्गम में जहाँ कोई जा न सके, और होने से इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है कि हर दिशा, एक और हिमालय से ढका हुआ है और दूसरी ओर किरधर और सुलेमान से ढका हुआ है, फिर नीचे जो है वो तीन और पानी है। इसके लिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ जल्दी से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जबकि महाद्वीप में स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वतः पूर्ण हो, उपमहाद्वीप कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों महाद्वीप और उपमहाद्वीप की संज्ञा बताई है कि महाद्वीप क्या होता है और उपमहाद्वीप क्या होता है। तो महाद्वीप किसको कहा गया है कि हर दिशा जो कि अभेद हो और दुर्गम में हो,
उसको उपमहाद्वीप कहा गया है। और ऐसा सतत विस्तृत भूभाग जो प्राय चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हो, मतलब चारों ओर जिसके पानी हो, उसको तो कहते हैं महाद्वीप। जबकि महाद्वीप में ही स्थित, जैसे एशिया एक वो है, महाद्वीप है, और एशिया के अंदर ही भारत स्थित है। तो महाद्वीप में ही स्थित ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो, हर स्थिति से, भूगोल की स्थिति से भी देखा जाए तो भी, संस्कृति देखी जाए तो भी, और पर्यावरणीय दृष्टि से भी देखा जाए तो भी अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे स्थान को, ऐसे प्रदेश को उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। ये रहा भारत यहाँ पर, जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भारत यहाँ दिखाया है। तो ये एशिया के इसमें स्थित है। और दूसरा, इसके साथ ही ये देखिए, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको, इस साइड हिमालय है जो फैला हुआ है यहाँ से, यहाँ किरदर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। यहाँ ये जो नीचे का पार्ट है इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और नीचे इसके हिंद महासागर है। तो इसके लिए तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ उत्तर पूर्व में ये हिमालय से, तो ये तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो उपयुक्त मानचित्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट प्रदेश है। इसकी भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे विशिष्ट मानसूनी जलवायु प्रदान की है। इस कारण इसे मानसूनी प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसकी भौगोलिक स्थिति आपने देख ली कि एशिया के दक्षिण में स्थित है, तीनों ओर इसके पानी है, और भौगोलिक रूप से ये एशिया में विशिष्ट स्थान रखता है। और भौगोलिक स्थिति और बनावट ने इसे एक मानसूनी मतलब प्रदेश बना दिया है। इसके लिए इसको मानसूनी प्रदेश भी कहा गया है, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ऐसी जगह पर स्थित है, और तो इसको सुलभ जलवायु प्राप्त है, इसके लिए इसको मानसूनी प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर में हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराने में सहायक हैं। तो उत्तर पूर्व में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, हिमालय बहुत ऊंचा है। इसके कारण जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बारिश जो होती है वो हिमालय की वजह से ही होती है। साथ ही साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती है। हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाओं की अनुपस्थिति में भारतीय उपमहाद्वीप एक विस्तृत मरुस्थल होता। अगर हिमालय और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एक रेगिस्तान होता, एक मरुस्थल होता, क्योंकि हिमालय से टकराकर ही हमारे भारत देश में बारिश होती है। इन्हीं पर्वतों से निकलती नित्यवाही नदियों से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत मैदानों की रचना हुई है। तो इन पर्वतों से, हिमालय की पर्वत श्रेणियों से नित्यवाही नदियाँ निकलती हैं, मतलब पूरे साल भर जो बहती रहती हैं। कौन सी नित्यवाही नदियाँ हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और इनके लगातार बहने के कारण मैदानों की रचना हुई है, जिनके आंचल में प्राचीन सिंधु और गंगा घाटियों की सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो इन्हीं नदियों के सहारे सिंधु और गंगा घाटी सभ्यताओं का विकास भी हुआ है। तो ऐसा है हमारा भारत देश, जिसके उत्तर पूर्व में हिमालय है, हिंदू कुश पर्वत की ये श्रृंखलाएँ हैं, फिर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, ये तीन और हमारे प्रायद्वीपीय भारत के तीन और हैं। तो इस तरह से हमारा भारत विशेष स्थान रखता है एशिया महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कई संकरी घाटियां या दर्रे मौजूद हैं। इन्हीं दर्रों के रास्ते से विभिन्न कालों में विदेशी मानव भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचा। तो जैसे ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे वलित हैं, तो इनके मध्य में
रास्ते हैं उनको दर्रा कहा गया। तो ये जो दर्रे होते हैं इन्हीं रास्तों से विदेशी लोग भारत आते थे। तो विदेशी मानव भारत में पहुंचे थे। इनमें खैबर व बोलन प्रमुख दर्रे हैं। उत्तर में स्थित दर्रों से तिब्बत के रास्ते खुले। पूर्वोत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के श्याम पठार से विदेशी मानव उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आया और बाद में भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल गया। तो विदेशी मानव जो थे पूर्वोत्तर इससे से आए थे, तिब्बत के रास्ते से आए थे, और उत्तर में स्थित दर्रों में तिब्बत के रास्ते खुले। फिर पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के दर्रों द्वारा म्यांमार के श्याम पठार से विदेशी लोग भारत पहुंचे थे। अलग अलग समय में विभिन्न मानव समुदाय अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ भारत उपमहाद्वीप में आते रहे। कुछ अपने से पहले बसे समुदायों के साथ घुल मिल गए और कुछ दूसरों ने अपनी पहचान अलग से बनाए रखी। अलग अलग संस्कृतियां, बोलियां, धार्मिक विश्वास व काम करने के तरीकों का प्रभाव कालांतर में एक दूसरे पर पड़ता रहा। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृतियों के विकास के साथ जहां सांस्कृतिक अनेकता का सिलसिला बना, वहीं प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के द्वारा इन्हें एक सूत्र में बांधने का काम भी किया। तो बाहर से जो लोग आते थे वो अलग अलग समुदायों में घुल मिल गए और यहाँ मतलब अपनी भाषा सिखाई, अपनी संस्कृति सिखाई, और यहाँ से वो भाषा और संस्कृति विदेशों में भी लेके गए। तो इस तरह से भारत उपमहाद्वीप में संस्कृतियों का आवागमन हुआ और प्रभावशाली सभ्यताओं ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान के रास्ते खोल दिए और पूरे विश्व के साथ भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो विश्व मानचित्र में भारत की स्थिति क्या है? भारत विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से आपको याद रखना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जैसे भारत है तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है, जैसे पूरे विश्व में भारत यहाँ पर है, तो यहाँ भारत का जो विस्तार है उत्तर से उत्तर की तरफ, तो उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में ही 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और पश्चिम से पूर्व तक भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ये दोनों ही आंकड़े आपको याद रखने हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्व व पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटों का अंतर पड़ता है। आप जानते हैं कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय माना जाता है, जो इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। भारत विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ये बहुत ही ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि क्षेत्रफल मतलब भारत का जो विस्तार है, भारत से बड़े 6 देश और हैं, उसके बाद भारत का 7वां स्थान है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के स्थल भाग के 2.47% भाग पर फैला हुआ है। तो पूरा जो विश्व का स्थलीय भाग है उसके 2.47% भाग पर भारत फैला हुआ है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से
दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3,02,14 किलोमीटर एवं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। तो बच्चों, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मतलब उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो किलोमीटर में लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार ज़्यादा है, और पूर्व से पश्चिम जो है वो भारत का विस्तार अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम से पूर्व में गुजरात तक 2,933 किलोमीटर है। तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार कम है और उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा है। तो हमारा जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा जो है वो सबसे छोटा है। प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये पहले के आंकड़े हैं बच्चों, अभी जो है वो 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य तेलंगाना को बनाया गया था। प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों को पुनः जिलों में विभाजित किया गया। आज हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी और भारत की अवस्थिति को देखा। भारत किस तरह से महाद्वीप के बीच एक उप महाद्वीप है, और उप महाद्वीप की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, उसका देशांतरीय विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, और भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ये सभी चर्चाएं आज हमने इन पैराग्राफ के माध्यम से की। अब हम अगले पार्ट में भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी किस हद तक जानकारी आपको उपलब्ध हो पाई, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।